नमस्ते। मैं सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस चैप्टर को वही आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध के अर्थ की। अगर मीनिंग की बात करें तो वित्तीय शब्द का क्या अर्थ है? वित्तीय शब्द का अर्थ होता है धन प्राप्ति के साधनों को जुटाना तथा व्यवसाय की मौद्रिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उनके आधार पर इन साधनों का आवंटन करना है। केवल वित्त के स्रोतों का पता लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनको वित्त के स्रोतों साधनों को जुटाना है तथा उनकी आवश्यकताओं का, जो मौद्रिक आवश्यकता हैं, उनका अनुमान लगाकर इन साधनों का आवंटन करना भी है। प्रबंध से तात्पर्य किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय क्रियाओं और भौतिक संसाधनों के नियोजन, संगठन, समन्वय एवं नियंत्रण से है। ये प्रबंध कहलाता है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर व्यावसायिक प्रबंध या वित्तीय प्रबंध बनता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध वित्तीय संसाधनों का निर्धारण, प्राप्ति, आवंटन एवं उपयोग है। अब बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की प्रकृति या वित्तीय प्रबंध की कौन सी विशेषताएं हैं। इनमें पहली विशेषता है व्यवसाय प्रबंध का अभिन्न अंग है। प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाए वित्तीय प्रबंध को, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक व्यवसाय के संगठन एवं संचालन में वित्त का महत्व ही सर्वोपरि होता है। वित्त के लिए ही व्यक्ति कार्य करता है। प्रत्येक क्रियाएं वित्त पे आधारित होती हैं। दूसरा है सतत प्रशासनिक कार्य। परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य केवल कोषों की व्यवस्था करने तक ही सीमित था, अतः यह कार्य व्यवस्था विशिष्ट परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती थी। लेकिन जो आधुनिक विचारधारा है, इसके अनुसार वित्त कार्य एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि वर्तमान समय में व्यवसाय के सफल संचालन के लिए कोषों के संग्रहण एवं उनके विवेकपूर्ण उपयोग का दायित्व भी इसके कार्यक्षेत्र में आता है। केवल कोषों की प्राप्ति करना ही नहीं, बल्कि उनका आवंटन करना भी इसके क्षेत्र में आता है। इस वजह से यह एक लंबी प्रोसेस है। वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक, जो प्राचीन विचारधारा थी वह वैज्ञानिक और एवं विश्लेषणात्मक नहीं थी, जबकि जो नई विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा में अत्यधिक विश्लेषणात्मक की प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा है केंद्रीकृत प्रवृत्ति। केंद्रीकृत प्रवृत्ति से तात्पर्य है एक जगह इकट्ठा करना। प्रबंध के समस्त कार्यकारी क्षेत्रों को वित्तीय प्रबंध या वित्त कार्य की मूलतः केंद्रीकृत स्वभाव का होता है। उपक्रम के सभी कार्यों जैसे उत्पादन, विपणन की भांति वित्त कार्य का केंद्रीकरण वांछनीय नहीं है, क्योंकि वित्त कार्य का केंद्रीकरण द्वारा व्यवसाय के उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब वित्त का केंद्रीकरण होगा तभी ही व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। व्यापक क्षेत्र वित्तीय प्रबंध अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंतर्गत इसमें कोषों की प्राप्ति, कोषों का उचित आवंटन, उनका अनुकूलता उपयोग, इनके साथ साथ लेखांकन, पूंजी बजटन, अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, इनके लिए भी वित्तीय प्रबंध उत्तरदायी होता है। सभी संगठनों में लागू, यह सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है, चाहे निर्माणी संगठन हो चाहे सेवा संगठन हो। और लेखांकन कार्य से भिन्न, मूल रूप से लेखांकन का कार्य समंक संग्रहण करना है, जबकि वित्त कार्य निर्णय लेने के लिए समंकों के विश्लेषण से संबंधित हैं। तो ये 5-7 इसकी विशेषताएं हैं, वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों की। वित्तीय प्रबंध के 2 उद्देश्य हैं, लाभ अधिकरण और संपदा अधिकीकरण। जैसा कि बात करें अब लाभ अधिकीकरण, प्रत्येक संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं, तो लाभ उद्देश्य को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि लाभ अधिकीकरण ही वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होना चाहिए। इसके पक्ष में तर्क है, पहला तर्क है विवेकपूर्ण। किसी आर्थिक क्रिया को विवेकपूर्ण ढंग से करने का उद्देश्य उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। कोई भी कार्य को अगर विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे तो उसका उद्देश्य होता है कि उपयोगिता को अधिकतम करें, और उपयोगिता को लाभ के रूप में मापा जा सकता है। इस वजह से इस विवेक के आधार पर लाभ को अधिकतम करना उचित ठहराया जा सकता है। आर्थिक कुशलता का माप
लाभ को आर्थिक कुशलता का माप भी माना जा सकता है, क्योंकि कितना लाभ हुआ इसको अपन इकोनॉमिक्स में माप सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं। किसी भी व्यवसायिक उपक्रम में अर्जित किया गया लाभ उसकी उत्पादन कुशलता, विक्रय प्रबंध की कुशलता का परिणाम माना जाता है। अतः लाभ के उत्पादन के आधार पर किसी व्यवसायिक उपक्रम के कार्य की निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि लाभ में वृद्धि उत्पादन को अधिकतम अथवा लागतों को न्यूनतम करके ही की जा सकती है। प्रमुख प्रेरणा का स्रोत, लाभ व्यवसायियों को, जो व्यवसाय करते हैं उनको प्रेरणा भी देता है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। अधिक से अधिक लाभ कमाना उनका जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तो उनको उनसे प्रेरणा मिलती है। अधिकतम सामाजिक कल्याण, अगर बिजनेस में या व्यवसाय में लाभ ज़्यादा होगा तो सामाजिक कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, मतलब सामाजिक कल्याण भी अधिक किया जाएगा। लाभ होने के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा आदि सामाजिक कल्याण कार्यों पर भी धन खर्च किया जाएगा। निर्णय का आधार, व्यवसाय में सभी निर्णय जो लिए जाते हैं वो लाभ को ध्यान में रख के लिए जाते हैं कि लाभ कितना है, उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके विपक्ष में या दोष कह दें कि ये क्यों अच्छा नहीं है लाभ अधिकतीकरण, तो इसके पक्ष में दूसरा तर्क है कि अस्पष्ट लाभ ही अस्पष्ट हैं कि लाभ भी, क्योंकि लाभ कई प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन लाभ, दीर्घकालीन लाभ, शुद्ध लाभ, सकल लाभ, कर पूर्व लाभ, करके पश्चात लाभ। तो प्रॉफिट का कोई फिक्स ये नहीं है, इसके बहुत सारे रूप हैं, इस वजह से अस्पष्ट माना गया है। दूसरा है मुद्रा के समय मूल्य की अवहेलना। लाभ अधिकीकरण का उद्देश्य विभिन्न समय अवधि में प्राप्त की गई लाभ की राशि में अंतर नहीं करता। इसमें विभिन्न व्यवसायों में प्राप्त होने वाली आय को समान महत्व दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। इस वजह से यह मुद्रा के समय मूल्य की भी अवहेलना करता है। जोखिम की अवहेलना, किसी कार्य से भावी वर्षों में प्राप्त होने वाली आय में निश्चितता या अनिश्चितता का अंश अधिक या कम मात्रा में हो सकता है, जो न्यूनाधिक जोखिम का प्रतीक माना जाएगा, मतलब ये जोखिम की भी अवहेलना करता है। इस वजह से इसके ये 3 दोष हैं। अब बात करें संपदा अधिकीकरण, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसे वर्तमान मूल्य अधिकीकरण भी कहा जाता है। संपदा अधिकीकरण का आशय प्रबंध द्वारा कंपनी के स्वामियों की संभावित भावी प्रत्याय के वर्तमान मूल्य को अधिकतम करना है, ये संपदा अधिकीकरण कहलाता है। संपदा अधिकीकरण, अब इन दोनों में किसको श्रेष्ठ माना जाए? संपदा अधिकीकरण के सिद्धांत के अनुसार वित्तीय प्रबंध का मूलभूत उद्देश्य कंपनी के समता अंशों के बाजार मूल्य में अधिकतम वृद्धि करना होना चाहिए, क्योंकि अंशधारियों की विनियोजित संपत्ति तभी बढ़ेगी जब उनके अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। ये संपदा अधिकीकरण के अंतर्गत हैं। अब दोनों उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य श्रेष्ठ है, इसकी बात करें तो संपदा अधिकीकरण को श्रेष्ठ माना गया है। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया है क्यों। पहला, आय का रोकड़ प्रवाहों में माप, इसमें विनियोग से होने वाली आय की माप लेखांकन मापों के आधार पर न की जाकर रोकड़ प्रवाहों के आधार पर की जाती है। इसलिए आय का माप रोकड़ प्रवाहों में किया जाने के कारण लेखांकन लाभों की अस्पष्टता और संदिग्धता समाप्त हो जाती है। दूसरा है मुद्रा के समय मूल्य को मान्यता दी गई है। इसमें यह सिद्धांत विभिन्न वर्षों में प्राप्त होने वाली संभावित आय को एक निश्चित बट्टा दर पर कटौती करके समय मूल्य को भी मान्यता प्रदान करता है। जोखिम एवं अनिश्चितता का विश्लेषण भी किया जाता है। इसमें अन्य उद्देश्यों को प्रतिकूल नहीं, संपदा अधिकीकरण करने का उद्देश्य संस्था के अन्य उद्देश्य जैसे बिक्री, बाजार अंश अधिकतम करने से प्रतिकूल नहीं है, बल्कि ये उन उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये 3 या 4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से संपदा अधिकीकरण को लाभ अधिकीकरण के उद्देश्य से श्रेष्ठ माना जाता है। ये 2 उद्देश्य हो गए। अब हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध के कार्य की। वित्तीय प्रबंध के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक या प्रशासनिक कार्य, सहायक कार्य और नैतिक कार्य। प्राथमिक या प्रशासनिक कार्यों से तात्पर्य वित्त संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से हैं। इन कार्यों के लिए एक नियोजन की आवश्यकता होती है या उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न कार्य किए जाने होते हैं। पहला है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन क्या कहलाता है? वित्तीय नियोजन का आशय व्यवसाय के लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों के निर्धारण अथवा उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करके
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करने से है। ये नियोजन कहलाता है कि उद्देश्यों के परिणाम स्वरूप या उद्देश्यों के अनुसार नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण हो। दूसरा है वित्तीय नियंत्रण। वित्त का किस प्रकार नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि वित्तीय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना, योजना के अनुसार वित्तीय प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, विचलन की दिशा में आवश्यक सुधार करना, मतलब सब कंट्रोल करने की प्रोसेस इसके अंतर्गत आती है। तीसरा है कोषों की प्राप्ति। आवश्यक कोषों की व्यवस्था करना वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है कि कोष की स्थापना या कोष की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो, इसके अंतर्गत आते हैं। फिर प्राप्त किए गए कोषों का आवंटन किन किन स्रोतों में उनका आवंटन किया जाए, जो प्राप्त कोष है उनको कहाँ कहाँ लगाए जाए, जिससे कि कौन कौन से संपत्तियों में उनको लगाए जाए। दो प्रकार की संपत्तियां होती है, स्थायी संपत्ति और अस्थायी या अल्पकालीन संपत्ति। स्थायी संपत्ति को दीर्घकालीन संपत्ति भी कहा जाता है। स्थायी संपत्तियों की लागत तथा उनसे उदय प्राप्त होने वाले लाभों या प्रत्याय के आधार पर लिए गए निर्णयों को पूंजी बचत निर्णय कहलाते हैं। चालू संपत्तियों अथवा अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय लाभदायकता अथवा तरलता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अगला है आय विवरण। इसमें यह तय किया जाता है कि शुद्ध लाभों का कितना भाग नगद लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरित किया जाएगा, कितना रिटर्न अर्निंग के रूप में व्यवसाय में रखा जाएगा। यह सब आय विवरण कार्य के अंतर्गत समाहित किया जाता है। अगला कार्य का प्रकार है सहायक कार्य। इसमें है तरलता का कार्य, लाभदायकता का कार्य, वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, अन्य विभागों से समन्वय। फिर तीसरा है नैतिक वित्त कार्य। इसमें ये डेली रोजमर्रा के कार्य होते हैं किसी भी उपक्रम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो दैनिक प्रकृति के होते हैं। ये कार्य प्रतिदिन निम्न स्तरीय कर्मचारियों जैसे सहायक, लेखापाल, रोकड़िया, लिपिक आदि द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इनमें निम्न कार्य सम्मिलित हैं, जैसे प्रत्येक व्यवहार का लेखा जोखा करना, विभिन्न वित्तीय प्रपत्र तैयार करना, नकद शेष की व्यवस्था करना, उधार के व्यवहारों के प्रबंध करना, आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करना। ये सब कार्य नैतिक वित्त कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय प्रबंध के महत्व की। वित्तीय प्रबंध का क्या क्या महत्व है। वित्तीय प्रबंध का सबसे पहला महत्व है उपक्रम की सफलता का आधार। वित्तीय प्रबंध अगर अच्छा होगा तो उपक्रम की सफलता या उसका प्रॉफिट में जाना इसी पे डिपेंड करता है कि वित्तीय प्रबंध किस प्रकार का है। साधनों का अनुकूलतम उपयोग। साधनों का अगर वित्तीय प्रबंध अच्छा है, किसी भी व्यवसाय का अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाना पॉसिबल होगा। नहीं तो बिना मैनेजमेंट के, बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जाएगा और इसके अभाव में साधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं होगा तो कॉस्ट में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी और लाभ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। निर्णय का केंद्र बिंदु। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उन सब का केंद्र बिंदु वित्तीय प्रबंध है। वित्तीय प्रबंध के आधार पर, वित्त के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। कार्य निष्पत्ति का मापदंड। व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः आज भी जितने भी उपक्रम हैं विभिन्न, उनकी निष्पत्ति और सफलता का मूल्यांकन वित्तीय परिणामों के द्वारा ही लगाया जाता है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब वित्त के द्वारा ही या वित्तीय मैनेजमेंट के द्वारा ही पता किया जाता है। नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार। वित्तीय प्रबंध जो वित्त के जो कार्य हैं, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण, संगठन, इन सब का आधार हैं। बिना वित्तीय प्रबंधन के ये कार्य नहीं किए जा सकते। सलाहकारी भूमिका। विभिन्न पक्षों के लिए उपयोगी। वित्तीय प्रबंध बहुत सारे पक्षकारों के लिए उपयोगी रहता है, जैसे अंशधारियों के लिए उपयोगी हैं, विनियोजकों के लिए उपयोगी हैं, वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी हैं, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों के लिए उपयोगी हैं, प्रबंधकों के लिए उपयोगी हैं। तो विभिन्न पक्षों के लिए भी वित्तीय प्रबंध की महत्ता या इसकी उपयोगिता होती है। अब बात करें वित्तीय प्रबंध की सीमाएं कौन कौन सी हैं, वित्तीय प्रबंध में कौन कौन से दोष हैं। पहली सीमा है लेखांकन अभिलेखों पर आधारित।
वित्तीय प्रबंध में प्रयुक्त होने वाली वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, निर्वचन, लागत लाभ, लाभ विश्लेषण, बजटीय नियंत्रण जैसी तकनीकी लेखांकन अभिलेखों पर ही आधारित हैं। इसलिए इन सूचनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय कितने सही होंगे, यह इन सूचनाओं की शुद्धता पर निर्भर करता है। दूसरा है संबंधित विषयों के ज्ञान का अभाव। वित्तीय प्रबंध, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी प्रबंध अन्य विषयों से संबंधित हैं। वित्तीय प्रबंध का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अन्य विषयों का भी ज्ञान हो। अगर अन्य विषयों का, वित्तीय प्रबंधन को अन्य विषयों का प्राप्त ज्ञान नहीं होगा तो फिर विशिष्टीकरण के युग में दिक्कत आएगी। इस वजह से संबंधित विषयों के ज्ञान का अभाव यह एक सीमा माना गया है, प्रशासन का विकल्प नहीं। वित्तीय प्रबंध संस्था के विभिन्न विभागों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन संबंधी पूर्ण विश्लेषण एवं निरीक्षण सूचनाएं उपलब्ध प्रबंधक को प्रस्तुत करता है। वह सर्वोत्तम संभावित विकल्पों का सुझाव भी देता है, किंतु अंतिम निर्णय एवं सुधारात्मक उपाय प्रबंध द्वारा ही लिए जाते हैं। इसलिए वित्तीय प्रबंध प्रशासन का विकल्प नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजंस लिया जाता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक बॉडी द्वारा ही लिया जाता है। इस वजह से प्रशासन का कोई विकल्प नहीं है। विकासशील अवस्था, वित्तीय प्रबंध अभी भी विकासशील अवस्था में है, यह अंतिम अवस्था में नहीं पहुंचा है। इसकी परंपराएं अन्य विज्ञानों की भांति निश्चित एवं स्थापित नहीं हैं, यह भी एक इसकी सीमा है। मितव्यय, इसको भी अमितव्यय, इसको भी यह खर्चीली पद्धति है, यह भी इसकी सीमा में माना गया है। तो ये सब वित्तीय प्रबंध के कार्य हैं। कार्य, वित्तीय प्रबंध का महत्व, सीमाएं और इसकी विशेषताएं आज अपन ने पढ़ी हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। धन्यवाद।